खड़े होकर के ताली बजाइए और स्वागत कीजिए इनका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सर्वप्रथम मैं सर्वेश कुमार हो, जैसा कि आपको बताया गया था, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद, इस ऐतिहासिक भूमि वैशाली को सत नमन व प्रणाम करता हूँ। और सभी को प्रणाम करने से पहले मैं उस महान विभूति के श्री चरणों में अपना झुकाता हूँ, जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। आप लोग रोज उनका दर्शन करते हैं, अभी तो उनकी महत्ता को कभी नहीं समझ पाते हैं, जिन्होंने हमें जन्म देकर इतना बड़ा किया। सर्वप्रथम मैं उस माता पिता के श्री चरणों में अपने सर को झुकाता हूँ और सत प्रणाम करता हूँ। उसके तत्पश्चात मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विश्व मौर्य परिषद के कार्य समिति, जैसा कि पूर्व में सबके नाम और सभी के पद को अवगत करा दिया गया है, तो संभवतः यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज इस विषम परिस्थितियों में समय निकालकर आए और आज की संख्या देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। मैं एक लाइन कहने के बाद ही अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि आज चर्चा 100 में है, कल हजारों में होगी। आज चर्चा 100 में है, कल हजारों में होगी। आज नाम लोगों के दिलो दिमाग पे है, कल फोटो और अखबारों में होगी। तो आप सभी को करना क्या है, जैसा कि ज्यादा कुछ तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी वक्ता बंधुओं ने आप सबको अवगत करा दिया गया है कि करना क्या आप लोगों को। क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि सन 2014 13 फरवरी मुंबई यानी महाराष्ट्र प्रदेश, जो आज फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, गोरेगांव में 13 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में। और इस संगठन का उद्देश्य तो तमाम प्रकार की छोटे छोटे संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट या पार्टियां बनाकर लोग धार्मिक उपद्रव या राजनीति की रोटी, या कह लीजिए कि पूर्वजों के नाम का व्यापार, या ये भी कह सकते हैं कि अगर उनको कोई काम नहीं मिला तो पूर्वजों की प्रतिमा, पूर्वजों का अवशेष का जो है कि डफली पीट कर लोगों को जो लूटने का काम कर रहे हैं। इस विश्व मौर्य परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि संपूर्ण विश्व के जो मौर्य हैं सबको एकत्रित किया जा सके। जैसे कि मौर्य राजवंश की 416 प्रजातियां हैं, हालांकि इसमें विश्व मौर्य परिषद के एक्सपर्ट टीम अभी सर्वे कर रही है कि सबका नाम स्पष्ट किया जा सके। और इस राजवंश में 232 गोत्र पाए जाते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कोई राजवंश नहीं है जिसमें 232 गोत्र पाए जाते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा कभी? अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ जानना चाहूंगा आप लोगों से। अच्छा, आप लोग आज किस लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? कृपया खड़े होकर बोलिए कि विश्व मौर्य परिषद का स्थापना दिवस ये 13 फरवरी के उपलक्ष्य में रखा गया है। एक ही मित्र बंधु ने इसका उत्तर दिया और बाकी तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाए। अब आप सोच लीजिए कि हिंदी में लिखा हुआ है, ना तो अंग्रेजी है, ना तो संस्कृत है, ना तो उर्दू है, ना तो फारसी है। किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है।
फिर भी जब हमने पूछा तो आप लोग जो है कि संकोच कर गए कि लोग क्या कहेंगे। यही मन में आया था ना, क्योंकि अगर ये मन में नहीं आया तो आप लोग क्यों नहीं बोले कि आज क्यों आए हैं यहाँ पर। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम किस योजना के तहत राजा बन सकते हैं। किसी के पास कोई सुझाव है? आपका उत्तर आया एकता। और किसी के पास कोई सुझाव? अपने समाज को एकत्रित करें, परंतु योजना क्या होनी चाहिए समाज को एकत्रित करने की? कभी इस पर आप लोगों ने विचार विमर्श किया? हमारे जो समाज के लोग आएंगे उनको वोट करेंगे, उनको भेजेंगे, तब ना हम राज करेंगे। लेकिन अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष लालचंद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि समाज के लोग हर एक प्रकार के पार्टियों में विभाजित हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। क्या इस प्रकार राजा बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। तो आपका वोट व्यर्थ जाएगा, क्योंकि अगर किसी पार्टी से आपका प्रत्याशी खड़ा है और दूसरी पार्टी ने आपको लालच दे दिया, आप उसी अपने समाज के प्रत्याशी के विरुद्ध दूसरी पार्टी से टिकट लेके खड़ा हो जाते हैं, तो ये मूर्खता भरा निर्णय है कि बुद्धिमानी का? बताइए आप लोग, मूर्खता बड़ी। क्या ऐसे आप अभी राजा बनेंगे? हालांकि हम आपको मुख्य बिंदु की तरफ ले चलते हैं। थोड़ा सा कुछ हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि मौर्य समाज और मौर्य समाज को जो नजदीक से जानने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे से पता है कि मौर्य समाज दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? आप बताइए, मौर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ है? एक जन कहा था, जबकि बताया भी जा रहा है कि दो भागों में बटा हुआ है, फिर भी हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अब सोचिए, जब यहाँ इतने कम लोग के बीच में आप लोग का जो है कि संकोच हो रहा है, कभी लाखों की भीड़ में जाएंगे तब क्या होगा? कभी जो है कि राजा बनने के लिए अपना वहां पर कोर्ट कर सकेंगे कि हम राजा बनने लायक हैं? नहीं कर पाएंगे। जिसको हम सख्ता, भक्ता या भगत भी कहते हैं, ये दोनों शब्द पाली समाज से ज्यादा, यानी पाली भाषा से रिलेटेड है। भक्ता लोगों की संख्या मौर्य समाज में ज्यादा है, जिसमें मैं भी आता हूं। सीधे तौर पर बताया जाए तो यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंश की नींव रखी, उनके समुदाय के लोग हैं। मुराव और मौर्य पाली भाषा शब्द मौर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। मुराव पाली भाषा है और मौर्य संस्कृत भाषा। ये बात कितने लोग जानते हैं? संभवतः कोई नहीं जानता है। मौर्य जो आपका संस्कृत भाषा है। तो अभी वर्तमान स्थिति में जो धर्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, अभी वैशाली है कि जो सनातन धर्मावलंबी है वो बौद्ध मताधिकारी को देखना नहीं चाहते हैं, और जो बौद्ध मताधिकारी हैं वो सनातन धर्मावलंबी को देखना नहीं चाहते हैं। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि हो गया है उसके से यदि आप जो है कि एक को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे, दूसरे का तिरस्कार करेंगे, तो क्या कभी आप जो है कि संसद तक अपने लोगों को भेज पाएंगे? तो ये जो धार्मिक उपद्रव तमाम संस्थाएं चला रही हैं, क्या विश्व मौर्य परिषद के साथ जुड़ करके आप सभी लोग इसको समाप्त करने का कार्य करेंगे? बाहर निकले लेता जोर से बोलिए। करेंगे। जो तमाम प्रकार की संस्थाएं मौर्य समाज में पूरे भारत में सर्वे किया गया, 1700 संस्थाएं हैं, जिनका एक मिशन है कि मौर्य समाज को कई टुकड़ों में बांटो और धर्म के नाम पर अलग करो, टाइटल के नाम पे अलग करो, उनको जो है कि पूर्वजों के नाम पे अलग करो, फिर जाति के नाम पे अलग करो। तो क्या ऐसे हम राजा बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ही होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर अपने समाज का है तो सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रहना चाहिए कि आज जो है कि हम जिस धरती पे कार्यक्रम कर रहे हैं, वैशाली की धरती, यह लोकतंत्र की जननी है और हमारा देश
एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये बात कितने लोग जानते हैं? यह लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का ही है। और भारत का जो हमारा संविधान है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है। ये बात कितने लोग जानते हैं? जब धर्मनिरपेक्ष है तो बुद्ध धर्म के लोग कहते हैं, बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये नारा कितने लोगों ने सुना है? संभवतः सभी लोगों ने सुना होगा। अब आप ये सोचिए, मैं थोड़ा सा शब्दों को घुमाना चाहूंगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर एक नजरिए से देखा जाए सभी मानव है ना, तो सभी मानव है। तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो क्या ठाकुर पंडित शैतान है जो उनको दिन रात पानी पी पी के गालियां दी जाती है? क्या ऐसे मौर्य कभी आगे बढ़ पाएंगे? बताइए आप लोग। जब मानव मानव एक समान का नारा आपने दे दिया तो फिर ये हैवानियत क्यों? इस प्रकार का गाली और गुप्ता क्यों? अभद्र शब्दों का उपयोग क्यों? तो गलती हमारी है कि उनकी है? किसकी गलती है? हमारी है। जबकि हमारे ही शब्द हैं, मानव मानव एक समान, और हम ही जो है कि उनको एक समान नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि आचार्य श्री राजा राजकुमार मौर्य जी विश्व मौर्य परिषद से राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने वर्णों के बारे में और मनुष्य जन्म से क्या होता है, कर्म से क्या होता है, अध्ययन से क्या होता है, सबके बारे में अवगत करा दिया है। सभी लोगों ने ध्यान से सुना ना? तो इन सभी विचारों को मन से निकाल दीजिए। क्योंकि एक चीज मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने भी वृक्ष हैं, अगर सबको एक शब्दों में कहा जाए तो हम उसको क्या संज्ञा देते हैं? ढेर सारे पेड़ हैं, कहते हैं ना। लेकिन जब जंगल के अंदर जाते हैं, ये आम का है, ये पीपल का है, ये बरगद का है, ये शीशम का है। लेकिन जब बात आती है वृक्षों की तो कहते हैं सभी वृक्ष हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो उसी प्रकार से सभी मनुष्य भी एक जैसे हैं, लेकिन जब गहराई से सबकी हत्या होती है, सब अलग अलग राजवंश से है, और उसी राजवंश में से जो दुनिया का सबसे प्राचीन राजवंश है, जहां से भारत का प्राचीन इतिहास शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं मौर्य राजवंश। हालांकि आप लोग शायद अभी नहीं जानते होंगे, खाली चंद्रगुप्त मौर्य को यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, जबकि ये हमारे अध्ययन में पाया गया है 100% मिथ्या। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक नहीं, अभी अखंड भारत के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य तो युगों युगों से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको 137 वर्ष में समेट दिया, कुछ लोगों ने 139 वर्षों में समेट दिया, और परमाणु का इतिहास का अध्ययन हुआ तो उन्होंने 1050 वर्षों में समेट दिया। जबकि हमें रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन याद आती है, वो लिखते हैं कि मौर्य वंश के नायक ने स्वर्णिम इतिहास बनाया था, मौर्य वंश के नायक ने स्वर्णिम इतिहास बनाया था, और भारत को खंडित होने से लाखों बार बचाया था। अब आप सोच सकते हैं कि केवल 137 वर्ष में कभी लाखों बार भारत को बचाया जा सकता है? तो ये भी कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि हमारे 10 राजा हुए और 137 वर्ष में उनका जीवन समाप्त हो गया, या किसी उनके सेनापति के द्वारा मार दिया गया। जबकि मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि पहले राजतंत्र हुआ करता था, एक मजबूत राजा दूसरे कमजोर राजा को मार करके अपना राज्य स्थापित कर लेता था। ये केवल चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं है, धराचंद्र की बात नहीं है, ये जितने भी राजा हुए इतिहास में सबकी यही बात है, एक दूसरे को मार करके अपना राज्य स्थापित करते थे। तो इसके लिए कोई भी किसी भी राजा को मार के राजा बन गया तो हमें वो चीजों को उस समय की मांग थी वहां तक रखते हुए उन्होंने क्या गलती की, उन सभी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उसमें सुधार क्या करना है। अगर हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं तो लोकतंत्र के तरीके से अपने समाज को एकत्रित करते हुए फिर से वोट बैंक की ताकत से हमें जो है एक क्षेत्र पंचायत से, प्रधानी से, फिर जिला पंचायत से, उसके बाद धीरे धीरे आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे,
ठीक है, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर पूरा भारत आपका है, तो कैसे कर सकते हैं ये? इसमें एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान में समाज में लोग क्यों नहीं मीटिंगों में जा सकते हैं या क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया है, अध्यक्ष जी पैसे की कमी है, अगर हम ड्यूटी नहीं गए तो बच्चों की 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो मैं यहां पर बैठे जो भी सरकारी सर्विस वाले हैं, प्राइवेट सर्विस वाले हैं, या जो स्वयं के बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत बड़ा उद्योग चल रहा हो, या जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हो, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप महीने के 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं तो उसका 1% अंश आप डायरेक्ट उस समाज के गरीब तबके तक पहुंचाइए जो हमसे ये कहता है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। तो जब वो मीटिंग में नहीं आ पाएगा तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का यहाँ पर मीटिंग क्या हुआ, हम लोगों ने योजना क्या बनाई, हम लोगों का अग्रिम पड़ाव क्या होगा, वो कैसे जान पाएगा? तो इसके लिए क्या करना होगा आप सभी को मिलकर के? है किसी के पास कोई सुझाव, क्या करना होगा? सहयोग किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत सुंदर उत्तर आया, सामाजिक और आर्थिक। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्राथमिकता होनी चाहिए आर्थिक सहयोग की, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के नाते आज इतनी भारी संख्या का हम सामना कर रहे हैं। हमें काफी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मौर्य समाज में धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैं धन्यवाद एवं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनकी समस्त कार्यकारिणी को, समस्त समर्थकों को, समस्त जो है साथ में कार्य करने वालों को धन्यवाद एवं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि हर महीने कम से कम 10 लोगों की एक बैठक विश्व मौर्य परिषद के संगठन के निर्देशानुसार होती रहनी चाहिए। और इस प्रदेश में इतने लोग आए हुए हैं, यानी बिहार की वैशाली जिला की भूमि पर जो इतने लोग आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले 1 वर्षों में हमें विश्व मौर्य परिषद का एक बिहार से भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है। तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमें इस प्रदेश का कमान सौंपने के लिए एक उचित व्यक्ति को आगे ढूंढ कर लाने का प्रयास करें और इसमें हमारा सहयोग करें। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि जब आपके प्रदेश का मुखिया आपके साथ रहेगा तो निश्चित ही आपके नेतृत्व का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिहार प्रदेश में तो तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं। मैं सभी को आप सभी के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से और भी राजनीतिक पार्टी से चलकर आए हमारे मित्र बंधुओं के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी मित्रों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि विश्व मौर्य परिषद सबको आमंत्रित करता है कि हर 13 फरवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक दिन है, तो सभी लोग इस विश्व मौर्य परिषद संगठन को अपना संगठन समझ करके बिना आमंत्रण के भी आने का कार्य करें और अपने साथ जो आज तक सामाजिक कार्य किए हुए हैं उसका रिपोर्ट भी लाने का कार्य करें कि कहां तक उन्होंने समाज में सुधार किया है और कहां तक जो है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमियां रह जा रही हैं, उसका जो है कि दिशा निर्देश करने का काम हमारा विश्व मौर्य परिषद करेगा। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोग
कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के, हाथों में हाथ दे करके एक साथ यदि आए तो अगले 25 से 30 वर्षों में वोट बैंक की ताकत खड़ा करने में मैं विश्व मौर्य परिषद के माध्यम से वो सिस्टम लॉन्च कर दूंगा कि 25 वर्ष में तो 30 वर्ष आते आते कई प्रदेशों में मौर्य समाज का मुख्यमंत्री देने का काम विश्व मौर्य परिषद करेगा। इसके लिए आप सभी को एकजुट होना है। आपसी जो मतभेद है इसको हटा देना है। आपको 416 उपजातियों में से किसी भी उपजाति में आते हैं तो मौर्य राजवंश के नाम से एक हो जाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का अधिकारी हो, चाहे किसी संगठन का अधिकारी हो। यदि कहीं वो गिर रहा है तो आप सक्षम हैं तो पीछे से पुश कर दीजिए कि आपके समाज का व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। चाहे वह विश्व मौर्य परिषद का कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक मौर्य समाज का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य किसी भी मौर्य समाज के संगठन का कार्यक्रम हो, आप सभी लोगों से विश्व मौर्य परिषद आह्वान करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के सभी मौर्य समाज के संगठनों के, पार्टियों के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें, ताकि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हम फिर से यह बता सकें और ये कह सकें कि भैया हम उसी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था से संघर्ष करते करते, हालांकि इतिहास में हमको पढ़ाया गया कि 24 वर्ष की अवस्था वो सम्राट बने थे, लेकिन आपको सच्चाई कोई नहीं बताता। वह 18 वर्ष की अवस्था में समूचे भारत को एक सूत्र में पिरोने में कामयाब हुए थे, जो 4 सूत्रों में बना हुआ था। तो उनके नेतृत्व में काम करने के साथ साथ हमें इसका भी विशेष ध्यान देना है। जो सम्राट अशोक रूपी एक शाखा को लेकर भाग रहे हैं, बिंदुसार रूपी एक शाखा को लेकर भाग रहे हैं, बृहस्पति मौर्य रूपी एक शाखा को लेकर भाग रहे हैं, तो उनको यह बताइए कि मित्र आदरणीय, जो भी आप संबोधन कीजिए सम्मान से, कि आप चंद्रगुप्त मौर्य रूपी जड़ से निकले हुए एक शाखा है। मेरे मित्रों, यदि उस जड़ से आप एक शाखा लेकर अलग हो जाएंगे तो आप बताइए जड़ से अलग हुई शाखा कितने दिनों तक हरी भरी रहती है? हमें बताइए आप लोग। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सूख जाएगी। वर्तमान में क्या हो रहा है? जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? किसी को ना सुनाए। कोई जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? गिने चुने लोग जानते हैं, क्योंकि समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और अपना झोला भरने वाले और सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पे, राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह के नाम पे तमाम प्रकार के लोगों के साथ सम्राट अशोक मौर्य का विजय स्तंभ कचरे के माफिक चिपका देते हैं और फिर बाद में रोना रोते हैं कि सरकार हमारे स्तंभ को सम्मान नहीं दे रही है। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पर एक स्तंभ रख दें और कहें इसकी पूजा करनी है तो आप लोग उस पर ज्यादा पूजा करेंगे, या अगर हम पूरे प्रांगण में हर जगह अशोक स्तंभ रख दें तो क्या जितना फोकस, आप जितना ध्यान केंद्रित एक पे कर पाएंगे, क्या सभी पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये तमाम प्रकार के संगठन जो हमारे पूर्वज के जो विजय स्तंभ है, कि जहां भी वो स्तंभ स्थापित होता है वहां यह पता चलता है कि हम मौर्यों ने विजय प्राप्त कर ली है, मौर्यों से बढ़कर कोई दूसरा यहाँ नहीं है। तो ये अपमान है किसी के साथ भी स्तंभ को चिपकाना। आप लोग के हिसाब से क्या सही है? ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो भारतीय करेंसी हो या किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज हो, अगर उस पर हमारा विजय स्तंभ चौमुखी शेर का निशान ना बना हो तो मान्य नहीं होगी, चाहे वो सेना हो, मुद्रा हो, या फिर हमारा 3 रंग का लहराता हुआ ध्वजा हो जिसमें 24 तीली का चक्र हमें एक संदेश देता है कि हमारे मौर्य वंशी भाइयों, तुम सदैव चौकन्ना रहो। ये 24 तीली यह संकेत देता है, हालांकि कई लोग इसका तमाम प्रकार का संदर्भ और व्याख्या किए हैं, तमाम बहुत बड़ा विस्तार इसको दे दिया है, जबकि इसका शॉर्ट सिद्धांत है
24 घंटे ऑन ड्यूटी, तभी आप अपने देश के साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो कितने लोग ये जानते थे कि 24 टीवी का तात्पर्य 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है? हाथ खड़ा कीजिए। बताइए, विश्व विजेता के वंशज हैं आप, शेरों के वंशज हैं, जहां पर सिकंदर और शेर दोनों सर झुकाए, फिर भी आप लोग यहां बैठे हैं, मुंह लटकाए। ऐसा शोभा देता है? आप लोगों को ऐसा दहाड़ मारना चाहिए कि हमारे गाइडलाइन जारी करने से पहले हमारी जो जयकार या दहाड़ की होकार है, उसी से जो उपद्रवी लोग हैं, जो हमारे प्रति दुष्प्रचार करते हैं, वो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। क्या ऐसा करेंगे आप लोग? करेंगे। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि हम अगर एक टाइटल जय करने जाएंगे, अगर हम एक टाइटल का जय करने जाएंगे तो 416 टाइटल का जय करते करते शाम हो जाएगी। तो जब मौर्य राजवंश से सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हमारा एक ही नारा होना चाहिए, या तो जय जय मौर्य वंश या तो जय जय मौर्य राजवंश। तो अब इसमें से कौन सा नारा को ध्यान रखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो भी होना चाहिए 416 टाइटलों के लिए होना चाहिए, एक टाइटल के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा हो, रेड्डी हो, मातो भगत हो, कहीं कहीं सक्सेना लोग भी मौर्य के आते हैं, बलिया से वर्मा लोग आते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में पाटिल आते हैं, मौर्य आते हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं, ऐसे टाइटल हैं जो कि अभी अनभिज्ञ हैं, जो मौर्य समाज के अभिन्न अंग हैं। तो आप लोग बताइए, उनके गौरवमयी इतिहास का वर्णन कीजिए। यदि छोटी सी कहीं मिस्टेक कर दी है पूर्वजों ने, तो उसको दबाने का काम कीजिए। हालांकि हमारे अध्ययन में कहीं भी हमारे पूर्वजों ने कोई मिस्टेक यानी कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी यदि कोई उसको गलत बताने का काम करता है तो आपको नहीं पता है तो विश्व मौर्य परिषद से संपर्क साधिए और यहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त कीजिए। हर एक प्रकार का दिशा निर्देश दिया जाएगा और हर एक प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। तो हालांकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो और भी मुख्य अतिथि बंधु आने वाले थे, इनके आने में भी कितना समय लगेगा, हमें इसकी जानकारी से अवगत कराएं। चलिए ठीक है, मैं एक शपथ ग्रहण समझ लीजिए या मेरा एक घोषणा शब्द समझ लीजिए। सभी लोग खड़े हो जाइए, जैसे मैं अपना नाम बोलूंगा वैसे आप लोगों को अपना नाम बोलना होगा। मैं बोल चुका होगा, उसके बाद आप लोग को अपना नाम बोलना, फिर मैं अपना बात शुरू करूंगा। मैं सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद, यह शपथ के साथ घोषणा करता हूं यह पूरा भारत मेरा घर है। इस घर के निर्माता, विश्व शासक, अखंड भारत के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं। भारत में प्राचीन समय से रह रहे लोग मेरे परिवार हैं। मुझे यह बात कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें हमारे लिए हमारे घर परिवार से प्यारा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हमारे घर परिवार से प्यारा और कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं इस घर और परिवार को बचाने के लिए लड़ूंगा और जीत भी हमारी होगी। और मैं अपने आराध्य पूर्वज चक्रवर्ती
चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पद चिन्हों पर चलकर भारत को पुनः अखंड भारतवर्ष बनाने का संकल्प लेता हूं। मैं भारत को भारतीयता के आधार पर मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं और उसी कार्य में मैं लगा हुआ हूं। तो हम एक जय घोष करेंगे और उसके तत्पश्चात हम अपने मुखार बिंदु से तब आमंत्रित करेंगे कि हमारे बीच में एक अखंड भारत साइकिल यात्री शिवम सनातनी हैं जो कि लास्ट में आएंगे और अपने शब्दों से उद्बोधन करते हुए कार्यक्रम का समापन कराएंगे। लेकिन हम पहले कुछ आप लोगों को संकल्प और कराना चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी वक्तव्य दीजिए तो जो हमारे चौमुखी स्तंभ अर्थात विजय स्तंभ के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय श्री चंद्रगुप्त मौर्य, जय जय मौर्य वंश। तो हमारे साथ मिलकर बोलिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, संपूर्ण मौर्य समाज की, संपूर्ण मौर्य समाज की, संपूर्ण मौर्य समाज की, अखंड मौर्य साम्राज्य की, अखंड मौर्य साम्राज्य की, अखंड मौर्य साम्राज्य की, विश्व गुरु भारत वर्ष की, विश्व गुरु भारत वर्ष की, विश्व गुरु भारत वर्ष की, इसमें आए हुए सभी हमारे मित्र बंधुओं की, हमारे सभी पदाधिकारी और वक्ता बंधुओं की, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा विश्व मौर्य परिषद की, विश्व मौर्य परिषद की, विश्व मौर्य परिषद की। और एक लास्ट में शब्द बोलना चाहूंगा, चाहे कोई राम कहे राम कहना है, बुद्ध कहे बुद्ध कहना है, महावीर कहे महावीर कहना, वाहे गुरु कहे वाहे गुरु कहना है, तो इसी के साथ बोलिए ओम पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।